और पूर्णिया को एसएमआर आधारित औद्योगिक एवं डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना। मैं चाहता हूं कि बिहार एवं पूर्णिया के लिए सीमित भूमि उच्च संभावित मांग। कई जगह पे बिहार में यूरेनियम पकड़े गए, देश के कई हिस्से में यूरेनियम पकड़े गए, जबकि ये टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कृषि कानून बनने के पहले ही अडानी अंबानी के बड़े बड़े गोदाम अनाज रखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में बन गए थे। संसद के अंदर पप्पू यादव के साथ मिलकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और सीपीआई एमएल यानी माले के सांसद सुदामा प्रसाद ने सरकार का भारी विरोध किया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी का जमकर विरोध किया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। संसद में आज चर्चा हुई। दरअसल जो नया बिल लाया गया है सरकार की तरफ से, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल जो लाया गया, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, इस पर चर्चा के दौरान सांसद जो हैं पूर्णिया के पप्पू यादव ने इसका भारी विरोध किया। दरअसल निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है वो की जा रही है इसमें, इस बिल के ज़रिए जो है उसमें परमाणु ऊर्जा जो होगी जिसके ज़रिए बिजली बनाया जाएगा, तो उसमें निजी क्षेत्र को जो शामिल किया जा रहा है इसका विरोध किया गया आरजेडी की तरफ से। और आरजेडी की जो सहयोगी पार्टी है बिहार में सीपीआई एमएल माले की तरफ से, और पप्पू यादव ने भी विरोध किया। तो सबसे पहले पप्पू यादव का बयान सुनते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा विरोध करते हुए संसद के अंदर। धन्यवाद। मेरा सीधा सरकार से है, सरकार संसाधनों के मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी होते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। और लोकतंत्र में सरकार ट्रस्टी होता है, दलाल नहीं हो सकता। मैं बराबर कहता हूँ और हमेशा ये शब्द हमारा रहता है कि सरकार जो इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है या टेंडरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है। ये अमेरिका और यूरोप आप कहीं जाइए तो सरकार किस चीज़ को बढ़ावा देती है इसको पहले आपको समझना चाहिए। योग्यता नहीं, पहुंच देखती है यहाँ की सरकार। अनुभव नहीं, सत्ता से नज़दीकी देखी जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मैं इसीलिए यह बात कह रहा हूँ कि बार बार ये सवाल उठता है कि संसाधनों का असली मालिक भारत का हर नागरिक है, कोई कॉरपोरेट नहीं हो सकता। वही कंपनी, वही समूह, वही चेहरे। इन संसाधनों पर नियंत्रण तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक प्रश्न भी सवाल है। मैं सरकार से मेरे सीधे सवाल है, क्या सभी टेंडर में समान प्रतिस्पर्धा हुई है? क्या एमएसएमई, स्टार्टअप और क्षेत्रीय कंपनी को मौका मिला है? क्या हर सेक्टर में वही कंपनियां सबसे योग्य थी? इस टेंडरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़े लाभार्थी वही दो कॉरपोरेट समूह क्यों दिखते हैं? प्रतिस्पर्धा नहीं, पूर्व निर्धारित विजेता तय क्यों हो जाता है सरकार के द्वारा? और अनुभव नहीं, सत्ता से जो नजदीकी वही क्यों बन जाता है? अगर हर नीति का लाभ कुछ इने गिने लोगों तक सीमित रह जाए तो देश में पूंजीवाद नहीं कॉरपोरेट साम्राज्यवाद को पैदा करेगा। मैं हमेशा से एक बात पर्यवेक्षक हूं, क्या बिना भरोसेमंद बिजली के डेटा सेंटर संभव है? एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि जनाब अमेरिका की कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एसएमआर बनाम अन्न विकास, संक्षिप्त तुलना, कोयला, उच्च प्रदूषण, कार्बन दायित्व, लॉजिस्टिक निर्भरता, सौर ऊर्जा, स्वच्छ लेकिन अनियमितता, भूमि गहन, एसएमआर 24/7 बेस लोड, कर्म भूमि, कम कार्बन, औद्योगिक और डिजिटल विकास के लिए उपयुक्त। भारत के पास विश्व का लगभग 25% थ्योरियम भंडार है। भारत की 3 चरणीय परमाणु नीति, यूरेनियम आधारित रिएक्टर, प्लूटोनियम आधारित रिएक्टर, थ्योरियम आधारित रिएक्टर, एसएमआर में ईंधन रिफ्यूलिंग अंतराल 5 to 10 वर्ष into 7। वैश्विक संदर्भ, अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस ने एसएमआर को राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति में शामिल किया। यूरोपीय संघ ने परमाणु ऊर्जा को ग्रीन टैक्सोनॉमी मान्यता दी। अमेरिका में एसएमआर को डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की नीति बनाई। मैं चाहता हूं कि बिहार एवं पूर्णिया के लिए सीमित भूमि उच्च संभावित मांग 46 एसएमआर यूनिट पुल 1.5 GW
औद्योगिक क्लस्टर को अस्थिर बिजली, डेटा सेंटर हब की स्थापना, स्थानीय रोजगार और निवेश। इसमें एसएमआर को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में बेस लोड पावर के रूप में मान्यता आप में नहीं है। बिहार को एसएमआर पायलट राज्य के रूप में प्राथमिकता और पूर्णिया को एसएमआर आधारित औद्योगिक एवं डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना। बार बार मैं इस बात पर बल देता हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, कोई भी विपक्ष आपके विरोधी नहीं। डेटा तकनीकी और दूरदृष्टि से बनती है। एसएमआर कोई विकल्प नहीं है, औद्योगिक और डिजिटल भारत की अनिवार्यता है। इसीलिए इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था और इसी बात पर कि अनियमितता ऊर्जा स्रोत से उच्च स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संभव नहीं है, जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर क्षमता 50-300 MT प्रति यूनिट 7, न्यूक्लियर पावर के कैपेसिटी फैक्टर 90% से अधिक 8। इसके लिए एसएमआर हेतु भूमि आवश्यकता सोलर की तुलना में लगभग 1.10 या उससे कम 9, परिचालन जीवन 60-80 वर्ष 8, कार्बन उत्सर्जन परमाणु ऊर्जा 12 GCO2 NKWH, कोयला लगभग 820 GCO2 KWH01। ये मैं लास्ट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा से कहता हूं कि पूर्णिया को एक औद्योगिक हब बनाया जाए, डेटा सेंटर, परमाणु ईंधन को लेकर भ्रम न फैलाया जाए। मैं लास्ट कर रहा हूं। मेरा आपको है कि ऊर्जा सुरक्षा डर से नहीं दृष्टि से चलता है, आप डर से मत चलाइए। मैं लास्ट कर रहा हूं, 1 मिनट उमास भाई पटेल लास्ट 1 मिनट। चिंता जो है सुरक्षा मानकों की पारदर्शिता, दुर्घटना प्लीज कंक्लूड सर, स्थानीय जनता की समिति, निजी क्षेत्र की भूमिका। थैंक यू सर एक माइक और ये सबसे इम्पोर्टेंट। माननीय अध्यक्ष, तो सुना आपने कि पप्पू यादव ने विरोध किया, पप्पू यादव ने अपनी बात रखी और कहा कि यहाँ पर योग्यता नहीं पहुँच देखी जाती है और कौन सत्ता के नज़दीक है ये देखा जाता है। कहीं ना कहीं इशारों में सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि जो सरकार के करीब जो हैं, जो कंपनियां हैं, जो उन्हें ही है मौका दिया जाता है, सबको मौका यहाँ नहीं मिलता है। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है बड़ा सवाल खड़ा किया। तो पप्पू यादव ने निजी क्षेत्र की भागीदारी पर सवाल खड़ा किया, तो दूसरी तरफ जो आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह और जो माले के सांसद हैं सुदामा प्रसाद, ज्वारा के सांसद हैं और बक्सर के सांसद हैं सुधाकर सिंह। तो सुधाकर सिंह और माले सांसद सुदामा प्रसाद ने क्या कुछ कहा है इस बिल को लेकर, सुन लीजिए आप। प्रसाद जी, माननीय सभापति महोदय, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 जन विरोधी है, पर्यावरण विरोधी है, सुरक्षा विरोधी है। विदेशी देशी कॉरपोरेट घरानों को निजी फायदा पहुंचाने के मकसद से लाए गए इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं। इतने महत्वपूर्ण और गंभीर विधेयक पर चर्चा हो रही है महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे अवसर पर जरूर सदन के अंदर रहना चाहिए था। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संचालन, सुरक्षा देने और विकसित करने में सक्षम नहीं है, जो एक एक करके देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले इन्हें करते जा रहे हैं। क्या हमारे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे देश में आविष्कार करने वाले सक्षम वैज्ञानिक, इंजीनियर और धन की कमी है? क्या देशी विदेशी कंपनियों से राय करके उनके निजी फायदे के लिए ये विधेयक लाए जाते हैं? क्योंकि किसानों के तथाकथित फायदे के लिए बनाए गए 3 कृषि कानूनों के समय भी यह दिखाई पड़ा कि सदन में विधेयक आने और कृषि कानून बनने के पहले ही अडानी अंबानी के बड़े बड़े गोदाम अनाज रखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में बन गए थे। महोदय,
परमाणु सुविधाओं का निजीकरण, वर्तमान में रेडियोधर्मी और निर्धारित पदार्थों की खरीद, प्रसंस्करण, उपयोग और निपटान केंद्रीय सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग, DAE, NPCIL, UCIL के अन्य कठिन नियंत्रण में है। विदेशी निवेश वाले निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन की अनुमति देने से यूरेनियम, प्लूटोनियम और खर्च किए गए ईंधन के प्रबंधन से देश में अकल्पनीय खतरा सुरक्षा पैदा हो सकती है। यह सामरिक संपत्ति पर राज्य के नियंत्रण को कमजोर करेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अनुसंधान में छूट महोदय, एक सेकेंड। धारा 9 लाइसेंस के बिना परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान विकास की अनुमति देती है। यह छोटी मात्रा का उल्लेख करती है, लेकिन इसका स्पष्ट माप देने में विफल रहती है। उच्च लागत के कारण केवल कुछ ही निजी कंपनियां भाग लेंगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में एकल इकाई का एकाधिकार होगा और बिजली महंगी होगी। आप समाप्त कीजिए प्लीज। अंत में यह 2010 के देयता अधिनियम की पुरानी देयता सीमा को दोहराता है, जिसमें मुद्रास्फीति को नहीं जोड़ा गया है। क्षतिपूर्ति की राशि मिलियन है, जबकि 1989 में भोपाल गैस कांड के समय यूएस के साथ $470 मिलियन का भुगतान किया गया था। महोदय, उत्तरदायित्व तो नहीं बनाया गया है कंपनियों को, बल्कि इसका उत्तरदायित्व तो दिया गया है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो इसका जवाबदेह जो है परमाणु ऊर्जा का संयंत्र चलाने वाला मैंने ऑपरेटर होगा। कंपनियां इसके बाहर से बाहर है महाराज। डॉक्टर शर्मिला सरकार जी, पुनः इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद। सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी। सभापति महोदय, भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 अधिनियम पर विशेष चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर परमाणु ऊर्जा अधिनियम 2062, 1986, 1987 तथा वर्ष 2015 में संशोधनों का निरसन के साथ वर्ष 2010 में व्यापक चर्चा और सहमति के आधार पर परमाणु क्षति के लिए, परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व और त्रुटि रहित दायित्व व्यवस्था के माध्यम से किसी परमाणु घटना के पीड़ितों को शीघ्र प्रतिकर के संदाय का उपबंध के लिए अधिनियमित किया गया था, उसका भी आज यहाँ निरसन होने की बात है। मैं बात करना चाहता हूँ कि हरित ऊर्जा को लेकर के भी दो राय इस मामले में है कि यूरोप के कई विकसित देश परमाणु ऊर्जा से किनारा कर रहे हैं। खासतौर से जर्मनी, अपने सभी पुराने परमाणु घरों को बंद कर दिया गया और वो एक वैकल्पिक हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं विरोध में इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये जो दो राय है उसको सदन के सामने में रखना चाहता था। तो तीसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में जो संशोधन है, मैं कोई निजी क्षेत्र का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन क्रिटिकल एरिया में परमाणु बिजली घर के क्षेत्र में निजी क्षेत्र खोलने का क्या औचित्य है? क्या देश की सरकार यह मानती है कि हमारे पास पैसे का घोर अभाव है, हम बिजली घर नहीं लगा सकते, या टेक्नोलॉजी को लेकर के इनके भीतर की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है? इसलिए मैं इस बात को चर्चा करना चाहता हूं कि एनटीपीसी इस देश में 54,000 मेगावाट बिजली कोयला के माध्यम से पैदा करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, तो आखिर परमाणु बिजली पैदा करने के लिए जो पहले से 8880 मेगावाट जो जनरेट हो रहा है, क्यों नहीं भारत सरकार उनका बजट बढ़ाने का काम किया और सरकारी क्षेत्र में बिजली घर लगाने का काम किया? बिहार में प्रस्तावित रजौली परमाणु बिजली घर पिछले 20 साल से, 2 दशक से आज तक उस पर एक ईंट नहीं रखा गया। ये प्रस्तावित, क्या सरकार को कौन चीज़ ऐसा रोक रहा था इस काम को करने के लिए? जब 8 से 9,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए जब देश का कानून आपको रोक नहीं रहा था, तो फिर रजौली में बिजली घर लगाने से कैसे रुका? अगर पैसे का अभाव था तो इस देश में कोयला आधारित बिजली घर और पन बिजली घर कैसे लग रहे थे?
एक कंट्राडिक्टरी है एक स्टेटमेंट सरकार के द्वारा दिया गया इस विधेयक को के औचित्य पर, वो हम लोग के समझ के परे है। इसलिए मैं कहा कि इसका विरोध इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिजली, परमाणु बिजली अगर पैदा ही करना है तो सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं बिजली पैदा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ड्यूडल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जहाँ परमाणु बिजली पैदा करने में जो संबंधित जो यूरेनियम है, अगर निजी क्षेत्रों के जरिए कहीं से लीक हो गया, जो अभी भी हो रहा है, कई जगह पे बिहार में यूरेनियम पकड़े गए, देश के कई हिस्से में यूरेनियम पकड़े गए, जबकि ये टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जिस दिन निजी क्षेत्रों में चला जाएगा, ये सुरक्षा टूट जाने का खतरा। 1 मिनट सर दिया जाए, बिहार का सवाल है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इस हरित ऊर्जा से देश के किसानों की भी चर्चा है, इसलिए मैंने बोला हरित ऊर्जा से जो पैदा होगा तो हरित ऊर्जा में हमको अभी केवल और केवल दिया जा रहा है सौर ऊर्जा, जो 8 घंटे हमको बिजली किसानों को मिलती है। बिजली विभाग ने अलग से फीडर बना दिया गांव के किसानों को कि 8 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं देंगे। क्या सरकार इसमें यह बात रिजर्व करेगी कि परमाणु बिजली से पैदा होने वाला 24 घंटा बिजली किसानों के लिए भी 24 घंटा उपलब्ध हो रहेगा? इसके लिए भी इसमें प्रावधान अगर करेगी तो बहुत अच्छा होता। इसके अलावा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 12 उपधारा 2, जहां किसी भी व्यक्ति की लापरवाही और स्वयं की भूल चूक के कारण कोई नाभिकीय नुकसान होता है तो प्रचालक ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि कोई दुर्घटना हो जाएगा वो मानवीय चूक से, तो उसके आधार पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं कह सकते। समाप्त कीजिए प्लीज। एक मिनट सर। धारा 13(3) भारत सरकार अतिरिक्त पूर्ति करेगी, जबकि यह इसका मुनाफा निजी क्षेत्र को जाएगा। तो क्यों नहीं यह प्रतिपूर्ति केवल निजी क्षेत्र करेगा, सरकार क्यों करे? क्योंकि मुनाफा तो प्राइवेट सेक्टर को जाना है। इसमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को नाभिकीय चीज पर कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा। छूट दे दिया गया जो 2010 के कानून में था। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो सुना आपने कि सबने मिलकर विरोध किया। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं बिहार के, वो इसके विरोध में दिखे, जमकर विरोध किया पुरजोर तरीके से, जो सरकार ये नया बिल लेकर आ रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।